से अर्ली स्टार्ट वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो बहुत ही ये बेहतरीन एग्जांपल है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। अर्ली स्टार्ट इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर, इट इज अ कंपल्शन। हम लोग मिले थे नाइन्थ क्लास में, ठीक है ना? हाँ। नाइन्थ क्लास में मिले थे ना हम लोग। सो हम्म। कुछ ऐसी चीज हुई थी सर, मैं आपको बताता हूँ। उस समय तो इन सभी लोगों ने ना एकदम से जेई का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरे साथ है पीएमएस सर और तनय काकलिया, जो बहुत ही अमेजिंग रैंक के साथ आज बहुत खुश है, जलगांव में है। सो तनय, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा पीएमएस सर, क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे की खुशी देख के आप? बच्चे की खुशी देख के मतलब होनी भी चाहिए, क्योंकि मेहनत करी है बच्चे ने और काफी टाइम दिया है। और हाँ, ये मेरे ख्याल से अर्ली स्टार्ट वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो बहुत ही ये बेहतरीन एग्जांपल है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, अर्ली स्टार्ट इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर, इट इज अ कंपल्शन। उसका एक जीता जागता उदाहरण है तने। सो तने, सबसे मैं पहले सर आपके एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे क्या होता था पहले, बच्चा इलेवेंथ में आता था, ट्वेल्थ पढ़ता था और एक दो साल ड्रॉप लेता था। ये सीक्वेंस आगे शिफ्ट हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। ये नाइन्थ बिल्कुल। में बच्चा प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को और समझ जाता है कि किस तरीके से मुझे गेम को खेलना है। गेम्स के हाँ, सारे रूल समझ जाता है और इलेवेंथ में आके फिर वो अपने हिसाब से फुल फ्लेश गेम खेलना चालू कर देता है। करेक्ट। तो तने, सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ बेटा। कहाँ से हो आप? आपके पेरेंट्स क्या करते है। हैं? मैं जलगांव से हूँ और पापा मम्मी दोनों डॉक्टर हैं। और बस, और बाकी 10th तक की स्कूलिंग यहीं से की थी, फिर 11th 12th में कोटा आ गया था। ओके, नाइस। तो यार, अब एक चीज मेरे को सबसे पहले बताओ कि जितना मुझे याद है ना, हम लोग मिले थे नाइन्थ क्लास में, ठीक है ना? हाँ। नाइन्थ क्लास में मिले थे ना हम लोग। सो हम्म। कुछ ऐसी चीज हुई थी सर, मैं आपको बताता हूँ। उस समय एक और मतलब जलगांव का ही स्टूडेंट है, तो हम लोग उसको जानते थे बेसिकली। और उसके फिर मतलब वो उसने हम लोग को बताया था कि सर तनय करके एक बच्चा है जो बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो उस समय हमारे प्लेटफॉर्म पे एक और एडुकेटर थे, फिजिक्स के ही एक हाँ। एडुकेटर थे। तो उनके थ्रू बेसिकली सबसे पहले मतलब तने मेरे टच में आया, नाइन्थ क्लास के अंदर उनके टच में आया, और फिर इसने किया। और फिर मैंने सर क्या किया था, मैंने बच्चों को बोला था यार तुम लोग है ना, अपने नाम के आगे कोई टारगेट लगाओ। ठीक है, मतलब जैसे कुछ बच्चों ने आईयूक्यूएम लगाया, तो इसने ना सबसे पहले एनएसईसी लगाया था, है ना? एनएसईसी लगाया था ना तूने अपने हाँ। टारगेट के आगे। हाँ। हाँ, टारगेट के आगे। और फिर उस समय सर क्या था कि अपना एकदम से वो हुआ था। तो मतलब 48,000 का प्लस सब्सक्रिप्शन हुआ करता था, फिर प्राइस ड्रॉप हुआ था एक बार, है हाँ, ना? मतलब एकदम से, सॉरी, प्राइस बहुत ज्यादा हाइक होने वाला था। तो इन सभी लोगों ने ना जेई का एकदम से। सब्सक्रिप्शन जेई का हाँ, सब्सक्रिप्शन ले लिया था। और हाँ। इसने तो फिर केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए आपसे जोरों शोरों से पढ़ाई करी, और मतलब लगातार आपकी मेंटरशिप में था ये। तो तने, हम लोग फाउंडेशन की बात करते हैं। नाइन्थ और टेंथ क्लास में आपने क्या क्या कवर कर लिया था? मतलब जो 9th में मैं था, जैसे काफी पीछे था। जो लोग जैसे जेई प्रिपेयर कर रहे थे उनसे, जैसे जो मतलब अपने गेम पे टॉप पे थे, जैसे तो फिर वहां पे मैं आया। जैसे आपके टच में आया, राहुल सर के टच में आया, तो फिर वो पहले एनएससीजेएस वाली बात हुई। फिर उसके बाद जैसे एनएससीजेएस तो 9th में करना ही था, फिर 10th में जैसे कुछ करना तो था जैसे। तो हाँ, फिर सोचा कि जैसे केमिस्ट्री खत्म कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स काफी एनएससीजेएस से कवर हो रहा था, जैसे एचसीवी लेवल। और मेरा तब था कि जैसे अभी तक फिक्स नहीं है जेई करना है या नीट करना है। तो हाँ, फिर तो मैं बस जैसे मैथ्स या बायो उठाने से अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री पे ही ज्यादा ध्यान दे दूं, तो फिर वो मुझे दोनों में ही फायदा होगा जैसे। तो फिर वैसे मैंने 10th में सोचा कि केमिस्ट्री ओलंपियाड करते हैं थोड़ा, जैसे ऐसे अच्छा भी लग रहा था केमिस्ट्री पढ़ने में। थोड़ा आसान भी रहती है, तो बस ऐसी हो रहा थे, क्वेश्चन हो जाते थे तो अच्छा लगता था। और बाकी फिर जेई सब्सक्रिप्शन लिया, और उस पे फिर काफी सारे टीचर्स थे तब तो, जैसे कोविड ही चल रहा था 9th में तो। और 9th में तो सब कुछ ही बंद ही था, और 10th में भी ऐसे कुछ फुल फ्लेजेड तो चल नहीं रहा था, जैसे ऑफलाइन वगैरह जो भी है। तो तब जैसे तब तो यही चीज थी, और बस यही थी और यही बेस्ट थी। तो फिर इसलिए मैंने उससे मतलब केमिस्ट्री की तैयारी करना शुरू किया। और फिर केमिस्ट्री मैंने जैसे मतलब 3/4 तो लगभग 10th तक कर ली थी, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़ के। मैक्सिमम पार्ट जैसे जो एनएससीसी में जनरली आता है, जैसे उसका एक फिक्स्ड पैटर्न है उस एग्जाम का, कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस इस टाइप के आते रहते हैं। तो बस उन्हीं पे जैसे फोकस कर करके उतना कवर कर लिया था। और फिर बाकी फिजिक्स में एनएससीजेएस, और फिर 10th में भी कुछ कुछ चैप्टर्स थोड़े अच्छे लेवल पे भी किए थे।
और मैथ्स और बायो में मतलब उतना नहीं किया था, लेकिन बस ये था कि थोड़े जो स्टार्ट स्टार्ट के चैप्टर्स है वो किए थे, जैसे 11th के सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब बेसिक जैसे अच्छे लेवल आपसे ही किया था, जैसे ठीक ठाक लेवल पे कर रखा था, जैसे मेन से थोड़ा ऊपर ऐसे कह सकते हैं। और बाकी बायो में भी ऐसे ही था मेरे को, जैसे 11th के काफी सारे चैप्टर्स आते थे। और फिर उसके बाद रहा कि जैसे जेई लेना है, तो फिर मैंने जैसे जेई लेना, ये डिसाइड मेरा फरवरी में हुआ था, 10th के मतलब 10th के एंड में। तो हम्म। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शंस देखी कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो फिर कोटा एक अच्छा ऑप्शन लगा, तो मैं कोटा आ गया फिर। हाँ मतलब आई रिमेम्बर उस समय हमारी कॉन्वर्जेशन भी हुई थी, एंड फिर अपन हाँ, लोग वही मिले उस भी थे। समय हाँ। जैसे एक यहाँ पे जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुंबई में स्टार बैच चलती है, तो वहां पे जा सकते थे, या फिर और भी कुछ कुछ जगह पे थे। तो फिर उस उन सबसे अच्छा मेरे को लगा कि कोटा मतलब अच्छा रहेगा जैसे। ओके, गॉट इट। सो पीएमएस सर, आपकी ट्यूटलेज में ये बच्चा रहा है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है सर? मतलब आपको, मतलब मेरे को याद है सर कि 11th में हम लोग ये डिस्कशन करते थे कि तनय बहुत अच्छा करेगा 2024 के अंदर, हमने 11th में मतलब डिस्कस कर लिया था पर ये चीज। होता क्या था, जैसे जब ये बच्चे नाइन्थ में आते हैं ना, तो इनका एंथू लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो तने हम्म। ने मेरे ख्याल से शुरू में बहुत डांट वाट भी खाई होगी मुझसे, है ना। हम्म। और मतलब मैं डांट भी देता था, कहता था एनर्जी कंट्रोल करके रखो थोड़ी सी अपनी, क्योंकि पेशेंस रखो। क्या? मतलब क्या होता है कि कुछ जानने की इच्छा, मैं ये समझाता था, वेट करो चीजें आएंगी। तो इससे शायद तक मैं 2 बार, मैं मिलता नहीं हूँ जनरली, जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों से मिलना नहीं हो पाता, थोड़ी सी प्राइवेसी भी रखते हैं, पर आई थिंक मैं इससे मिला भी था, है ना। कोटा में अपन मिले थे, है ना। हाँ, जब मैं 11th में जैसे स्टार्ट में ही हाँ आया था, मई जून हाँ की बात होगी, हाँ, तब तब अपन मतलब मिले भी मिले थे, थे। कुछ थोड़ा सा हम्म। डिस्टरबेंस भी चल रहा था, तो मैंने कहा नहीं, जाओ वहीं स्टेबल रहो, आई थिंक मेरे ख्याल से पेशेंस रखो। हाँ, तब वो थोड़ा हाँ, मतलब कोटा में ये हो गया ये था। थोड़ा सा चल रही थी, तब मैंने यही कहा था, मैंने कहा जाओ वहीं पेशेंस रखो। ठीक है, तो होता क्या है कि बच्चे धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और सब्जेक्ट भी मैच्योर होता है, तो वो अपने आप की अपनी पढ़ाई को क्या है ना कि नंबर्स में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। शुरू में तो वो जोश में रहते हैं काफी ज्यादा, और उनको कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है, जब बच्चा 9th 10th में चीजों को पढ़ लेता है ना, तो हम्म। उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो तो सब्जेक्ट को बहुत मजे लेके पढ़ता है। और जब वो 11th में आने लगता है, तो उसको लगता है अब मुझे रैंक निकालनी है, नंबर निकालना है, तो प्रेशर में मेरे ख्याल से वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है, जितना एंथू लेवल 9th 10th में बच्चे का समझने का रहता है ना, पढ़ने का रहता है ना, और सब्जेक्ट को सब डायमेंशन में सोचने का रहता है। आई थिंक 11 12 तक आते आते रेस्पॉन्सिबिलिटी या रिजल्ट लाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके अंदर बच्चा थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है, तो बहुत हम्म। अच्छा रहता है। मैं तो यही कहता हूँ बार बार कि आप 9th 10th में 9th के अंदर आ जाओ और चालू कर दो, तो बहुत ही बढ़िया रहता है, जैसे तने ने किया। और अर्ली स्टार्ट का फायदा तो मिलता ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो तने हमारा कुछ एकेडमिक हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बताओ मुझे, जैसे 9 10 में ना अर्ली स्टार्ट को बच्चे क्या ना बहुत गलत समझते हैं कभी कभी, मतलब मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। तो दो तीन तरीके होते हैं अर्ली स्टार्ट के। एक तो हो गया कि आप एनएससी जेएस आईयूक्यूएम इन सब की तैयारी कर रहे हो, ये तो क्या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना हो गया। हम्म। इसमें क्या होता है कि आपको जो टारगेट है वो बहुत पास में दिखता है ना, कि भाई 9th क्लास के अंदर ही आपको एक एग्जाम देना है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा सिंपलर चीज होती है सोचने में। और एक होता है आईआईटी के लिए अर्ली स्टार्ट करना, कि यार सर 9th क्लास में हम 11th पढ़ेंगे, 10th क्लास के अंदर हम 12th पढ़ेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज, लाइक हाउ वाज योर जर्नी? आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में डालते हो, फर्स्ट कैटेगरी में या सेकंड कैटेगरी में? एक मिनट, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू आ गया तने का। फोन आ गया होगा इसके। हाँ, मेरे को। फोन आ गया होगा तने। नहीं सर, वो थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। अच्छा। सो हाँ, और ना मैं, बताइए क्या। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ बेसिकली। तो हाँ। है ना, सो दो तरीके के बेसिकली अर्ली स्टार्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है जो एनएससी जैसे आईयूक्यूएम के लिए तैयारी कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एनटीएससी अब है नहीं। पहले बहुत इजी होता था, एनटीएससी के लिए बच्चे पढ़ते थे, फिर उसके बाद हम्म। आईआईटी नीट के लिए करते थे। और एक बच्चे होते हैं जो 9th क्लास में 11th कर लेते हैं, 10th क्लास में 12th करने की कोशिश करते हैं, और फिर सोचते हैं कि यार 11 12 में बस रिवीजन ही रिवीजन करेंगे। सो आप अपने आप को किस कैटेगरी में डालते हो? मैं तो पहली वाली कैटेगरी में डालता हूँ। है ना। मतलब हाँ। आपका एक्चुअली जेई का सिलेबस कब कंप्लीट हुआ था, ऐसे बताओ।
मतलब जैसे मेरे जैसे मैथ्स उतना नहीं हो रखा था पहले, जैसे 10th वगैरह में, क्योंकि मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि मेन करेक्ट। मतलब मेरे को यही नहीं पता था कि नीट करना है या जेई करना है। हम्म। तो फिर मतलब उतना मैथ्स किया भी नहीं, वो शायद जैसे हो सकता है कि वो थोड़ा एक गलती रही हो अर्ली स्टार्ट वाली प्रिपरेशन में, लेकिन फिर वही है, मतलब मेरा उतना सिलेबस नहीं होता, और फिजिक्स में भी ऐसे नहीं था कि मुझे जैसे सब कुछ ही अच्छे से एकदम आता था, जैसे मेंस लेवल पे भी, या मतलब एक नॉर्मल जैसे 11th 12th वाली लेवल पे। लेकिन जो जो आता था वो ठीक ठाक आता था, और बाकी फिर तो मतलब वही एनएससीजेएस के हिसाब से तैयारी की थी, और फिर एनएससीसी के हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड ही तैयारी की थी। मेरे ओके। ख्याल से ये सही, ज्यादा सही ये रहता है कि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे टारगेट हमें अचीव हो जाते हैं, और बच्चा जो है खुश भी होता है कि नहीं मैंने कुछ अचीव किया है। टारगेट अचीव करने के चक्कर में सिलेबस भी कंप्लीट कर देता है बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई थिंक मैच करती होंगी। जैसे केमिस्ट्री के अंदर तो आईयूसी तो मैच करती है, चाहे आप नीट में चले जाओ, चाहे आप एनएससीसी का एग्जाम दे दो, चाहे आप वो जेई का एग्जाम दे दो, तो मोस्ट ऑफ द चीजें कॉमन ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो बच्चा एनएससीसी का टारगेट बनाता है तो इस हिसाब से वो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट भी कर लेता है। नहीं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचता है कि यार 4 साल है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। हम्म। करेक्ट 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 करेक्ट। सही है सर। तो तरह ये वाली चीज होगी, तो मतलब आपका, आपने जो फर्स्ट रिवीजन है जेई के लिए वो कब स्टार्ट किया था, 12th में या 11th में? हाँ, मतलब ऐसे तो 12th में, क्योंकि जैसे जहाँ मैं पढ़ा वहाँ पूरा जैसे 11th और 12th के जैसे अगस्त तक तो उन्होंने फुल फ्लेजेड सिलेबस करवाया एक बार जैसे, और फिर उसके बाद 2 3 बार रिवीजन हुआ। ओके। नाइस 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 नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया हो गया यार। और अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि जैसे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, ठीक है, हम्म। सो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट के अंदर सबसे बेस्ट आपका सब्जेक्ट किसको रखते हो आप, सेकंड किसको रखते हो, थर्ड किसको रखते मतलब ऐसे सबसे बेस्ट तो मेरा मतलब जैसे केमिस्ट्री पहले से पढ़ा हुआ था, तो उसमें एक एज रहता था, थोड़ा आसान लगता था, क्योंकि वो चीजें जैसे मेरे को याद भी रहती थी, मैं जनरली ऐसे बहुत जल्दी भूल नहीं जाता था, तो फिर वो मुझे थोड़ा आसान लगता था। फिर उसके बाद मैथ्स लगता था, फिर फिजिक्स लगता था। एक्चुअली फिजिक्स में दिक्कत ये है कि जैसे जो हम जिस सिस्टम में थे वहां पे, मतलब हर एक टेस्ट ही ऐसे अजीब सी होती थी। जैसे जेई वाला जो फिजिक्स है वो मतलब पिछले 4 5 साल से थोड़ा ठीक ठाक इजी टाइप सा ही आ रहा है, पर अ, मतलब जो जैसे हमें टेस्ट सॉल्व करनी पड़ती थी उन सब की फिजिक्स थोड़ी टफ लगती थी, तो बाकी इसलिए केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स। पर और वहां पे ऐसे होता था कि मैथ्स उतनी टफ नहीं देते थे जितनी जैसे जेई में इस साल तो नहीं, पर पिछली सालों में आई है जैसे। हो? ओके। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है यार। ये तो मतलब इस बार थोड़ा इसी वजह से मतलब बच्चों के मार्क्स भी बहुत हाई आए। एनीवे और हाई चलो। की हाँ। मैं बताऊं आपको इस पेपर को लेके, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चों ने सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करी है। बच्चे अगर इसको इजी समझ रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, केमिस्ट्री को लेके जो एक मिथ था कि आईयूसी 20% आती है, इस बार अराउंड 42 मार्क्स की आई है 120 में से, है हम्म। ना। तो अच्छा खासा वेटेज इस बार आईओसी को भी मिला है, और दो क्वेश्चन तो कुछ अजीब से ही और पूछ कुछ लिए हैं। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके दो क्वेश्चन पूछ भी लिए हैं बच्चों से। और जो लोग ये कहते थे कि एनसीईआरटी करने से आईआईटी की इनऑर्गेनिक हो जाती है, उनके मुंह पे वाकई में आज इस बार तो अच्छे से पोताई कर दी है, क्योंकि अच्छी अच्छी बुक्स से क्वेश्चन उठाए गए, है ना। तो लैंग्वेज जो उठाई गई है अच्छी अच्छी बुक से उठाई गई है, जो जनरली इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत सारे एडुकेटर यूज भी नहीं करते हैं वो बुक्स। अच्छा। तो बहुत सारे मिथ इस बार तोड़ दिए गए हैं। तो केमिस्ट्री को लेके अच्छा लेवल था पेपर का, और बच्चों ने सिली मिस्टेक्स बहुत सारी करी है। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में जब देने जाते हैं तब हार्ड लगता है, पेपर दे के निकलते हैं तब इजी लगता है कि बहुत अच्छा गया है। जब की चेक करते हैं तब असलियत थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे वेरिएशंस हैं इस चीज के। बहुत सारे बच्चों से जैसे मैंने बात करी है, तो जब पेपर जब कंप्लीट हुआ था सबको लग रहा था बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जब नंबर आने लगे, की चेक करी, तो सिली मिस्टेक्स बहुत बारीकियां पूछी गई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है पेपर के अंदर। तने करेक्ट। क्या कहना है? हाँ, हाँ। मतलब मैथ का पेपर बहुत ही सब ऑप्टिमल आया जैसे, मतलब इतना आसान तो मेंस में भी 2022 23 में नहीं पूछ रहे थे। हम्म। बाकी केमिस्ट्री का तो अच्छा रहा, जैसे ठीक पेपर आया, जैसे उसी में भी 2 4 क्वेश्चन अच्छे थे।
और आईओसी में भी वही था, और पीसी उतना नहीं पूछा, जैसे पीसी हाँ। आसानी रहा। और फिजिक्स में भी जैसे ठीक था, ऐसे पेपर जैसे जेई में जैसे आता है जनरली वैसा ही था, ज्यादा कुछ टफ या इजी नहीं था। लेकिन फिजिक्स मतलब काफी स्कोरिंग की थी इस साल भी। सही है। अच्छा चलो ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को कि तुमने एडवांस एग्जामिनेशन से पहले कितने मॉक टेस्ट दिए थे, फुल सिलेबस? तब फुल सिलेबस लगभग 60 से 70, दो दो पेपर के, मतलब ऐसे 120 पेपर्स अराउंड दिए थे जो फुल सिलेबस। हाँ, दैट्स अ लॉट गाइस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, 60 to 70 फुल पेपर्स देना। फुल। और ऑब्वियसली तुमने मतलब वो जैसे टेलीग्राम्स पे भी अवेलेबल रहते हैं अलग अलग कोचिंग्स के हाँ मतलब subject। अलग अलग कोचिंग्स के भी, और जो यहाँ मतलब जिस कोचिंग में मैं था वहां पे भी, और फिर बाकी मतलब पेपर्स तो बहुत सारे रहते हैं, बस उनको करना और उस मतलब उस एफिशिएंसी के साथ जैसे एंड के डेज में वही करते रहना, तो उससे काफी बेनिफिट होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलो बहुत ही मतलब बढ़िया सर यार। ये इसमें भी क्या है ना, आपका सबसे पहली चीज है सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाना। मेरे हाँ ख्याल से सिलेबस, ये तीनों चीजें मिली हुई है आपस में, सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाना, प्रॉपर 2 से 3 रिवीजन हो जाना, फिर ही उसके बाद में जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो फायदा है। क्योंकि कई लोग जो है, कई बच्चे जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, उसके पहले मॉक टेस्ट देना फुल सिलेबस चालू कर देते हैं, दूसरों के देखा देखी कि नहीं मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है 3 स्टेप में काम करना चाहिए, पहले सिलेबस ढंग से कंप्लीट कर लेना चाहिए, फिर रिवीजन प्रॉपर कर लेना चाहिए, और देन उसके बाद लग के मॉक टेस्ट देना चाहिए, और साथ में उसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए हर मॉक टेस्ट हाँ का, कि आप क्या कर रहे हो मेरे ख्याल से। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कैसे एनालिसिस करते थे तने? मतलब मैं एक पेपर ले लेता था, जैसे वापस एक जैसे उसकी सॉफ्ट कॉपी रहती थी जनरली, तो प्रिंट निकाल लेता था। और फिर जो जो भी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि मुझसे पेपर में नहीं हो पाए, या फिर गलती से सही हो गए, या जैसे भी मतलब जिसमें भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है उस क्वेश्चन में मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर मैं वो उनको वापस सॉल्व करता था। अगर नहीं हुए तो फिर टीचर से पूछता था, या फिर कभी कभी सोल्यूशन भी देख लेता था। अगर मतलब वो जैसे काफी इजी क्वेश्चन है, सब इजी बता रहे, सब दोस्तों का सही हो गया, तो फिर मतलब टीचर से क्यों पूछना जैसे। पर कभी करेक्ट। कभी ऐसे भी रहता था कि एकदम कुछ छोटी छोटी चीजों में डाउट्स है, तो फिर वो टीचर से पूछ लिया। अच्छा, करेक्ट। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि आपने बहुत सारे पेपर दिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द सिलेबस भी मिलते होंगे, उनको हाँ कैसे मतलब आप एक्सेप्ट करते थे कि इनको किस तरीके से लेना है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं लगता था कि कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा, यार ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, मेरे टीचर ने नहीं पढ़ा है, अब क्या होगा, कैसे करना है इसको? या आपको सिलेबस प्रॉपर पता होता था कि नहीं यार ये आउट ऑफ द सिलेबस है, इसको एक्सेप्ट करना है और इसको एक इंफॉर्मेशन की तरह कलेक्ट करके नोट्स में लिखना और आगे बढ़ना है? तो किस तरीके से लेते थे उसको जब आउट ऑफ द सिलेबस किसी भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाता था? हाँ सर। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस तो जैसे आते रहते हैं, जो जस्ट बाउंड्री पे है या जस्ट हम्म। आउट ऑफ द सिलेबस है। तो जब जैसे एंड के टाइम पे तो नहीं, लेकिन अगर जैसे एग्जाम से 4-5 महीने पहले तब तो मोस्टली आप सीख लो जैसे कैसे करना है उसको, बस अगर एग्जाम में गलती से आ जाए तो आपका सही हो जाए। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है ओके। हाँ हाँ वही तो, वही जैसे वो जैसे बस अगर हल्का सा सिलेबस से बाहर है तो आप देख सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है, या उसमें क्या यूज हो रहा है एक्स्ट्रा जो हमें नहीं पता। और अगर बहुत ही ज्यादा कुछ एकदम वेग है तो फिर छोड़ दो, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, अगर एग्जाम में आएगा ही नहीं तो वो अभी आके अभी करके क्या फायदा जिससे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है। अच्छा एक चीज तो मेरे को और बताओ तुम कि लाइक ये जो चीज ओवर थिंकिंग आजकल के एस्पिरेंट्स की बहुत ज्यादा होती है ना, जैसे जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही वो ये सोचने लग जाते हैं कि आईआईटी बॉम्बे मिलेगा नहीं मिलेगा, टॉप रैंक आएगी नहीं आएगी, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सो आपके दिमाग में कभी भी ये थॉट्स आए कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा? मतलब ऐसे आते थे कभी कभी, लेकिन वही था कि जैसे अगर एंड तक हम लगे रहेंगे तो फिर जो भी होगा वो बेस्ट ही होगा हमारे लिए। जैसे अगर मेहनत पूरी की है तो फिर तो जैसे जो भी है वो हमारे लिए बेस्ट ही है, जो भी आए रिजल्ट। हम्म, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लाइक सही बात है। मतलब इतना सोचने की क्या जरूरत है, जैसे जो भी होगा देखा जाएगा, बाकी अभी तो जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर लेते हैं। सर ठीक है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया, 10th पास है, उसकी 90% बनी है,
और वो ये कह रहा है कि है ना मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी 90 बनी है और मैं आगे क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब बच्चे इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये तो मतलब 90% अच्छे मार्क्स है और आगे के लिए देखना चाहिए, और पर बच्चे क्या अभी से ही ओवर थिंकिंग करके अपने आप को खराब करने में लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों को हर बार एक नई शुरुआत की तरह लेना चाहिए। आप 10th कंप्लीट हो गया, आप 11th में आ गए, तो वापस से जीरो से स्टार्ट करें, एक नई जर्नी की तरह। आप जेई का दे रहे हैं तो एक नई जर्नी की तरह सोचे। जो पुराना बीत गया, जो बीत गया, आगे के बारे में सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। करेक्ट। हाँ मतलब जैसे मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी एग्जाम देते हैं, तो अगर हमारा फाइनल गोल जेई एडवांस ही है, तो फिर बीच में जो भी है ऊपर नीचे भी होता है, तो उसके बारे में इतना ना सोच के बस फाइनल टारगेट के बारे में सोचना चाहिए। जैसे बहुत बढ़िया। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये चीज। और मतलब इसमें सर ये चीज भी रहती है, मतलब मैं अपना अपना एक्सपीरियंस भी जब देखता हूँ ना, सो हम लोग के टाइम पे तो वी वर ब्लेस्ड कि हमारे आसपास कोई इस तरह की बात ही नहीं करता था, है ना। हम सही लोग के बात है। सही जैसे बात है। मेरे टाइम पे सर मेरी तो 86% थी 10th बोर्ड के अंदर, हाँ ठीक है। और किसी ने ये भी नहीं बोला कि बहुत कम है, किसी ने ये भी नहीं बोला बहुत हाँ। ज्यादा है, बस सीधा आगे बढ़ गए, अगला काम करो अब। एक काम हो मतलब गया, वो दूसरा काम। एंगल ही नहीं था ना सर, हाँ डिप्रेशन वाला तो एंगल ही नहीं था बच्चे हाँ के दिमाग में ही नहीं था। अब पहले तो उसको ये लगता है कि अगर मैं जरा सा भी लो फील कर रहा हूं तो मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन इज द लास्ट स्टेज में ये कहना चाहूंगा करेक्ट। जिसके अंदर गोलियां लेनी पड़ती है। मतलब हाँ फीलिंग को आप बोल सकते हो, पर बच्चा क्या है बहुत जल्दी से एक वर्ड यूज कर लेता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है बच्चों नींद की गोलियां खाना। सीधी हाँ, सी बात है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो आप रेगुलर चेकअप के लिए। ये है मेन चीज डिप्रेशन का मतलब। तो इस तरीके के वर्ड को यूज ही ना करो तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम 100% अलाइंड सर, बिल्कुल। वही मतलब जैसे ऐसे तो इतनी सारी टेस्ट होती है 2 सालों में, तो सारी टेस्ट अच्छी जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। सही तो सही बात। उससे अच्छा जैसे जो टेस्ट अच्छी नहीं गई वो क्यों अच्छी नहीं गई, पहले वो देखो। जैसे क्या टॉपिक्स नहीं आ रहे थे उसमें, क्या कौन से क्वेश्चन गलत हुए, सीधी मिस्टेक्स हुई, या जो भी मतलब एक्यूरेसी कम रही, तो वैसे टेस्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब उसको ऐसे सेंस में नहीं लेना कि जैसे इससे हमें कोई जज करेगा, या फिर इसमें कम आए तो फिर टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे उन्हें भी पता है और हमें भी पता है कि हमें फाइनल एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, इन सब में मार्क्स लगे तो कुछ हो मतलब अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे बिल्कुल सही बात करेक्ट, है। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है तने। सो सही है तने, ऑल द बेस्ट आपको सर। आप कुछ और एक्स्ट्रा लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर? नहीं बस बहुत है आज के लिए, फिर आगे भी कभी सेशन लेंगे तो बाकी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तने, है ना। फिर हम लोग स्पेसिफिकली आपसे हर एक सब्जेक्ट के लिए सेशन लेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, एंड वी आर ग्लैड दैट लाइक अन अकेडमी कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। एंड वी आर ऑल्सो थ्रिल्ड, और हम लोग ये चीज मतलब से बहुत एक्साइटेड होते हैं जब हमारा कोई स्टूडेंट होता है, वो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा करता है, उसकी सक्सेस के साथ हम लोग भी अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। और जो भी और आप लाइफ में करोगे और वो बहुत अच्छा होगा। हाँ सर। मुझे तो सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि हम एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हुए हैं और अनअकैडमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसको देश के या देश के बाहर भी के लोग भी एक्सेस कर पा रहे हैं, और जब चाहे कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तने को रात को 10 बजे पीएमएस सर की एक क्लास देखने का मन है तो तने देख सकता है, एक सिंपल सी कभी भी बात देख ये सकते है। हैं, कभी भी देख तने सकते का मन है कि नहीं यार मुझे 9th क्लास के अंदर जो है वो 11th क्लास का आईओसी कंप्लीट करना है, तो वो कर सकता है। सबसे बड़ी चीज ये। पर अगर आप कहीं और किसी भी एक जनरल बात बताऊं मैं आपको, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक जनरल बात कह रहा हूं कि आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। प्लान आपके हिसाब से नहीं बनेगा, आपको उनके प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के प्लान बना के आगे बढ़ सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और यही चीज है जो इतने सारे बच्चों की सक्सेस के पीछे जुड़ी हुई है। इतने सारे बच्चों को हम लोगों ने अर्ली स्टार्ट दिया है, इतने सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने कोविड का जो टाइम है ना वो बहुत हाँ अच्छा यूटिलाइज किया। और बिल्कुल। वो ही सारी सक्सेस स्टोरी सर आज निकल निकल के आ रही है। इतनी अमेजिंग रैंक्स हैं जेई के अंदर, नीट के अंदर, एंड सबके पीछे एक कॉमन फैक्टर जो है वो है अन अकेडमी। सो बहुत बढ़िया, थैंक यू तने। सो थैंक यू तने। for the last time, we गॉड wish ब्लेस you यू। all the best for all the future endeavors that you are going to undertake. All the best. Let's crack it. सो दोस्तों, अभी तक रिजल्ट आप लोगों ने देख ही लिया है, तो अब आगे की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि जेई मेन और एडवांस के बेसिस पर क्या कॉलेज मिलेगा। अच्छा, इस बार दोस्तों जोसा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको पता है जेई मेन की रैंक के बेसिस पर 4 राउंड्स हैं और जेई एडवांस के बेसिस पर 5 राउंड्स हैं। तो ये दोस्तों एक नई अपडेट है जो आप लोगों को मिलेगी। ऑल्दो आप लोग हमारे कॉलेज और कॉलेज प्रेडिक्टर के साथ पूरी की पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो
कि कैसे आप लोगों को कौन सी कॉलेज और ब्रांच मिल सकती है, और फिर ये चीज़ मतलब कैसे जाओगे आप सीधा लिंक के अंदर, मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग बिल्कुल आलसी हैं मोबाइल ऐसे लेके, तो QR कोड भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आलस ज़्यादा आ रहा है तो बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जा सकते हो। तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में और अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कीजिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों अनअकैडमी रैंकर रिवॉर्ड, अगर आप लोगों के रिजल्ट में अनअकैडमी ने योगदान दिया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक अवेलेबल है रैंकर रिवॉर्ड का। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई की है या फिर अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर के साथ पढ़ाई की है, तो प्लीज़ डू शेयर योर रिजल्ट एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन अप टू 1 करोड़ रुपीज़। और दोस्तों 5,000 रुपये तो मिलेंगे ही सही। और बाकी हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, अगर दोस्तों हम लोगों ने रिज़ल्ट आपका मतलब मेरा भी योगदान है आप लोगों के रिज़ल्ट के अंदर, तो आधा पैसा आप मुझे भी भेज सकते हैं, ठीक है। UPI डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा बाद में, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी अपकमिंग बैचेस हैं दोस्तों, 14 जून को ये हमारा अमेजिंग बैच आ रहा है। PJ लाइव कोड अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को दोस्तों टोटल मिला करके बढ़िया अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो PJ लाइव कोड, ये तो MRP है दोस्तों, इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है अभी ऐसा शायद। तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी के सेंटर्स पर ज्वाइन करना चाहते हो तो 10 जून से नए बैचेस चालू हो रहे हैं दोस्तों, JEE और नीट सभी के बैचेस, और अफोर्डेबल फ्लैट प्राइसिंग यहाँ पे आप लोग को मिल रही है। आप लोग सोचते होंगे कि सेंटर्स पे जाना मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है। हर एक सेंटर पे दोस्तों लेस देन 1 लाख रुपये फीस है। तो आप लोग जाइए, मेरा रेफरेंस यूज़ कीजिए कि हम PJ सर के रेफरेंस से आए हैं, आप लोग को बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक इट, प्लीज़ डू शेयर इट। लेट्स क्रैक इट।